नमस्कार। आशा है आप लोग सब उपस्थित हो गए होंगे। कल हम लोगों ने कंपवात और विश्वाची के बारे में थोड़ा चर्चा की थी। आज हम हाइपोगोनेडिज्म, मेल हाइपोगोनेडिज्म की चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर धनंजय कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने किताब की जिज्ञासा प्रकट की है मंगाने के लिए। मैं उनको एक टेलीफोन नंबर देता हूं, वो नोट कर लें। 9425092284। फिर से रिपीट करता हूं, 9425092284। ये डॉक्टर विनोद बैरागी जी का नंबर है, उज्जैन में रहते हैं। उनको आप फ़ोन कर लें, वो आपको मेरी किताब जिसका नाम है क्लिनिकल पंचकर्म, वो भेजने की व्यवस्था कर दें। फिर से मैं एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9425092284। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उन्होंने बड़ा वाजिब प्रश्न किया है कि योगेंद्र रस काफ़ी महंगा है, हर कोई इसको खरीद नहीं पाता है, तो क्या शिराशूल और ऑस्टियोआर्थराइटिस में और क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो शिराशूल में आप अगर योगेंद्र रस नहीं खरीद पाता तो सिर्फ आप जो है शिराशूल वज्रणी रस 250 मिलीग्राम, श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 मात्राएं कलाकंद के साथ पेशेंट को सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पहले देवें। इससे शिराशूल में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार ऑस्टियोआर्थराइटिस में यदि योगेंद्र रस नहीं देते हैं, कोई बात नहीं, प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम, शिलाजित्यादि लौह 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार या 3 बार शहद के साथ देवें। बाकी जो चिकित्सा मैंने बताई थी पंचकर्म से संबंधित, वो तो करना ही चाहिए। डॉक्टर मनोरंजन साहू, उन्होंने प्रश्न किया है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में कुमारी तेल की उत्तरवस्ती देना है, कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो उत्तरवस्ती की मात्रा आप 20 ml से 60 ml तक दे सकते हैं। 20 ml से 60 ml तक आप उत्तरवस्ती के माध्यम से गर्भाशयगत वस्ती आप दे सकते हैं। जहाँ तक आपने कुमारी तेल की बात की है, ये भी बड़ा उपयोगी है। आप 40 ml का डोज देवें उत्तरवस्ती के रूप में, ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इसके अलावा आप दशमूल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं फैलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए, लेकिन इसमें निरूह वस्ती अधिक काम करेगी। निरूह वस्ती के रूप में आप कुटज और गंभारी इनका डिकॉक्शन बना करके 40 ml से 60 ml के बीच में आप उत्तरवस्ती, क्योंकि वो उत्तरवस्ती भी 2 प्रकार की, अनुवासन और निरूह, तो निरूह देंगे तो फैलोपियन ट्यूब का जो ब्लॉकेज है वो जल्दी खुलेगा। डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, उनका एक पेशेंट है, फीमेल, 45 ईयर्स से, लीन एंड थिन है। उनको मल्टीपल बॉइल्स पूरे शरीर में हो जाते हैं और ये बाद में एब्सेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पित्त वृद्धि के लक्षण हैं, पित्ताधिक्य है। ऐसे पेशेंट में पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा दें और आभ्यंतर स्नेहपान करने के पश्चात विधिवत क्लासिकल विरेचन करा दें। उपयोग अच्छा तो यह होगा कि वमन कराएं, वमन के बाद विरेचन कराएं, इससे पेशेंट को लाभ होगा। अब फिर जो आप समन ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो दीजिए, उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। समन ट्रीटमेंट के अंतर्गत पंचनिम्न बटी आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ, हरिद्राखंड 5 ग्राम दुग्ध के साथ दिन में 2 बार, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, रस माणिक 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं आप शहद के साथ दें। इसके अलावा खदिरारिष्ट
4 चम्मच पानी भोजन के बाद पेशेंट को दें। ऊपर लगाने के लिए चाल मोगरा तेल का प्रयोग करें। चाल मोगरा तेल दिन में 2 बार लगाएं। या अर्टिप्लेक्स लोशन का भी प्रयोग आप बाह्य लेपनार्थ पेशेंट में कर सकते हैं। दूसरा, नीमपत्र क्वाथ से प्रतिदिन रोगी नहाए। नहाने के बाद फिर ये जो मैंने तेल बताया, चाल मोगरा तेल, उसका लेपन या अर्टिप्लेक्स लोशन का लेपन आप पेशेंट में कर सकते हैं। डॉक्टर मंजूश्री साहू, उन्होंने फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, इसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। यह एक प्रकार का नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर है जो अक्सर यंग वुमेन को ऐसा ब्रेस्ट में ट्यूमर हो जाता है। अ नॉन कैंसरस ब्रेस्ट ट्यूमर दैट मोस्ट ऑफन ऑकर्स इन यंग वुमेन, और यह होता है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने से फाइब्रोएडिनोमा हो जाता है। रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं उनमें विकृति आने से फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है। लक्षणों में कभी फर्म फील होता है, कभी स्मूथ चिकना रबर के समान, और कभी हार्ड, और कभी बहुत ही कमज़ोर या समझ लीजिए शिथिल ऐसा महसूस होता है। और वेल डिफाइंड इन शेप होता है, उसका शेप आप जो है वेल डिफाइंड कर सकते हैं। दूसरी एक खास बात होती है कि इसमें पेन नहीं होता, पेनलेस होता है, और मूव ईजिली व्हेन टच, जब हम टच करते हैं तो स्किन के बीच में वो मूव हो सकता है। उसका जो है बेस नहीं रहता है। अगर बेस हो जाएगा तो फिर ये बाद में तकलीफ दे सकता है, कैंसरस हो सकता है। तो मूव ईजिली व्हेन टच, और अपने आप कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो सकता है। तो निश्चित रूप से ट्यूमर है, तो ट्यूमर का ट्रीटमेंट निश्चित रूप से आपको लेखन के कार्य से करना पड़ेगा। इसमें आप विरेचन करा दें, त्रिफला घृत से अभ्यंतर स्नेहपान और विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात इसमें लेखन बस्ती लगाएं। लेखन बस्ती मैंने कई बार बताया है। मुख्य द्रव्य है त्रिफला, वायविडंग, नागकेशर, गिलोय और सुंठी। ये 50-50 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें। 1200 ml पानी डाल करके 1/4 शेष रहने तक पका लें। पकाने के बाद फिर इसमें गोमूत्र या अर्क 50 ml शहद, 10 ग्राम यवक्षार, 5 ग्राम सैंधव विधिवत बस्ती बना करके और 16 बस्ती देवें। बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर दशमूल तेल की अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। अन्यथा पहले अनुवासन दे दीजिए और लास्ट में एक अनुवासन दे दीजिए 30 ml की भोजन के बाद। तो इस तरीके से लेखन कार्य आपको करना है। साथ में कांचनादि गुलू, गोक्षुरादि गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। चूर्ण में विडंग और त्रिफला चूर्ण, वाय विडंग और त्रिफला चूर्ण बराबर मात्रा में चूर्ण बना लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को इसका सेवन करें। दूसरा ध्यान रखें कि ब्रेस्ट में बार बार टच ना करें। टच करने से वो शोथ बढ़ता है, ये ध्यान देवें। तो ये ट्रीटमेंट करने से जो एडिनोफाइब्रोमा है निश्चित रूप से लाभ प्राप्त इसमें पेशेंट में होगा। डॉक्टर हरजीत सिंह 65 इयर्स का पेशेंट है। स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है फॉर द नेफ्रोटिक प्रॉब्लम। ब्लड केमिस्ट्री उसकी नॉर्मल है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पेशेंट बहुत वीक है। स्टेरॉइड लेने से निश्चित रूप से बड़े भयंकर दुष्परिणाम भी होते हैं। खासतौर से जो बोन्स हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। पेशेंट को इम्यून सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे स्टेरॉइड को छुड़ाना है। अब नेफ्रोटिक प्रॉब्लम्स में मुझे लगता है सीरम क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड बाहर निकल रहा होगा। ऐसी अवस्था में सबसे पहले रोगी का विरेचन कराएं। विरेचन में मूर्छित तिल तैल या त्रिफला घृत से अभ्यंतर स्नेहपान
और फिर विरेचन करा दें। विरेचन करने के बाद फिर एक खास बस्ती है जो आपको देखना है, मैंने उसका नाम दिया है श्रोथग्न बस्ती। इसमें वरुणादिक्वाथ 50 ग्राम और तृणपंचमूलक्वाथ 50 ग्राम, इनका काढ़ा बना लें 300 ml। और इसमें त्रिफलाघृत 50 ml, 50 ml शहद, यवक्षार 20 ग्राम, 5 ग्राम सेंधो मिला करके ये बस्ती देवें। इस बस्ती से निश्चित रूप से सीरम क्रिएटिनिन और जो नेफ्रोटिक प्रॉब्लम है वो ठीक होंगे। चूर्णों में पुनर्नवा, गोक्षुर, शतावरी, ककड़ी बीज और मकोए, ये 5 चीज़ें हैं। इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ पेशेंट को सेवन कराएं। इसके अलावा गोक्षरादि गुलू जो आप देते हैं वो देते रहिए। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। अपान वायु ठीक होना चाहिए। अपान वायु की विकृति हो तो रात्रि में एरंड भ्रष्ट हरित की 2.5 ग्राम से 5 ग्राम के बीच रात्रि में सोते टाइम दे दें, जिससे मोशन क्लियर हो। मोशन क्लियर होगा तो मूत्र प्रवृत्ति में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ जो प्रोटीनस सब्सटेंस है वो खाने के लिए रोगी को मना कर देना चाहिए कि प्रोटीनस सब्सटेंस ना खाएं, नहीं उससे तकलीफ हो सकती है। इतना करने से जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, नेफ्रोटिक प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे कम होगी और स्टेप लेटर डाउन से स्टेरॉइड आप छुड़ा सकते हैं। एकदम से छुड़ाएंगे तो पेशेंट को तकलीफ होगी। आप जितना डोज दे रहे हैं धीरे धीरे कम करते हुए 15-20 दिन के अंदर आप स्टेरॉइड छुड़ा दें और साथ साथ में दवाइयों का, आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग पेशेंट में करें। कोशिश करें कि ज़्यादातर जो मिनरल भस्म वगैरह है वो ना दें। ज़्यादातर हर्बल मेडिसिन ही इसमें ऐसे पेशेंट में जिसमें ऐसे प्रॉब्लम हो किडनी से संबंधित, तो उसका भी ध्यान हमको पेशेंट में रखना है। डॉक्टर आनंद राय, उन्होंने लिपोडियोमाइमा के बारे में जानना चाहा है। ये यूजुअली फैटी ट्यूमर होता है। टच करें तो बड़ा सॉफ्ट टिश्यू का बना हुआ होता है। इट इज़ अ वेरी रेयर और बेनाइन टाइप का होता है, नॉन कैंसरस होता है, नॉन कैंसरस ट्यूमर है। लाइपोलियोमाइमा, जैसे लाइपो नाम से स्पष्ट है कि फैट से बना हुआ रहता है। इसमें भी आपको जो लेखन चिकित्सा है वो पेशेंट में करनी पड़ेगी। तो इसमें पहले विरेचन करा दें। विरेचन कराना पंचकर्म में वमन और विरेचन कराना बहुत ही आवश्यक है। संभव हो तो वमन और विरेचन दोनों करा दें और फिर इसके बाद लेखन बस्ती जो मैंने अभी बताई उसका विधिवत 15-16 कोर्स जो काल बस्ती का है वो ज़रूर प्रयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर आप 10 मूल तेल की अनुवासन बस्ती दे सकते हैं, नहीं तो पहले अनुवासन और एक अंत में अनुवासन, इतना दे देंगे तो भी काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। तो ये भी जो मैंने पहले चिकित्सा बताई, मेदो हरगुगुल या नवक गुगुल, कांचनाडु गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार पेशेंट को दें। वायविडंग और त्रिफला का चूर्ण बारीक चूर्ण कर लें, 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पेशेंट को देना चाहिए। साथ में एक टैबलेट ओबेनेल आती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, इसका भी प्रयोग आप ऐसे पेशेंट में लाइपोलियोमायोमा में आप कर सकते हैं। आप ध्यान रहे कि बार बार ये जो ग्रंथि है, ये जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है, फैटी ट्यूमर है, उसको बार बार टच नहीं करना चाहिए। ये सावधानी आपको पेशेंट में रखना है। और ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम मिलता है। ये जो आपने जो डिसीज़ बताई लाइपोलियोमायोमा है, बहुत ही कम प्राप्त होता है। अब आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि डॉक्टर निर्मला स्वाल जो नेपाल में उन्होंने किया है कि बहुत सारे गुगुलू हैं, कई सारे गुगुलू हैं, कौन सा गुगुलू कहाँ पर देना चाहिए। चूँकि मेरे पास समय है अभी, तो मैं थोड़ा से अभी आपको बताना चाहूँगा। गुगुलू एक प्रकार का योगवाही होता है। गुगुलू से ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, एलर्जिक प्रॉब्लम, स्किन डिसीज,
मेदो रोग में, ओबेसिटी में, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया हो उसमें, अनेक तरह, आम बात में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। दूसरा गाउट रोग में, ब्लड की डिसीज़ में, स्किन डिसीज़ में, सभी में गुग्गुल का निर्देश है। शास्त्रकारों ने, पुराने हमारे आचार्यों ने गुग्गुल को कई द्रव्यों से मिला करके अनेक प्रकार की रचना की है और निश्चित रूप से इनका इंडिकेशन हमको आना चाहिए। जैसे आप सिंहनाद गुग्गुल, सिंहनाद नाम से स्पष्ट है, सिंह के समान गर्जना युक्त मल प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसका नाम है सिंहनाद गुग्गुल। और इसका प्रयोग खास तौर से आम बात में इसका प्रयोग किया जाता है। शोथग्न भी है, आम बात और शोथग्न साथ साथ में गृहस्थी में, संधिवात में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, पर खास तौर से आम बात और शोथ रोग में इसका प्रयोग करना चाहिए। 2-2 गोली दिन में 2 बार दे सकते हैं, क्योंकि इसमें रेचक द्रव्य है, नाराज रस भी है, इसलिए पहले 1-1 गोली देवें सुबह शाम। अगर वो सूट हो जाती है तो फिर 2-2 गोली दिन में 2 बार आपको देना चाहिए। महायोगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल स्वर्णयुक्त होती है और ये संधिवात में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। संधिवात में, गाउट में, इसका वात रक्त में इसका प्रयोग हम करते हैं। योगराज स्वर्ण रहित होता है, इंडिकेशन महायोगराज के समान ही है। महायोगराज की मात्रा जो है एक गोली सुबह शाम को, जबकि योगराज गुग्गुल 2-2 गोली दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। गोक्षरादि गुग्गुल, इसमें गोक्षुर होता है, अन्य द्रव्य भी होते हैं। ये डायूरिटिक है, मूत्रल है, तो निश्चित रूप से में शोथ रोग में और जो किडनी से संबंधित रोग हैं, किडनी से संबंधित रोग हैं, नेफ्रोटिक प्रॉब्लम है, उसमें गोक्षरादि गुग्गुल का सेवन पानी के साथ किया जाता है। 2-2 गोली दिन में 2 बार। गुग्गुल, एक चीज़ और मैं बता दूं, गुग्गुल कई बार कड़क होता है टैबलेट उसकी, तो अगर उसको तोड़ करके लेंगे, थोड़ा दरदरा करके लेंगे तो उसका कार्य जल्दी हो जाता है। नहीं तो कई बार देखा है कि वो मल प्रवृत्ति के साथ ही बाहर गुग्गुल निकल जाता है। अमृतादि गुग्गुल, अमृता है इसमें मुख्य रूप से, ये ज्वर रोग में और आमाशय से संबंधित या GIT से संबंधित एसिडिटी में, हाइपर एसिडिटी में, अम्लपित्त की कंडीशन में भी अमृतादि गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। ज्वरावस्था में और अम्लपित्त में इसका प्रयोग किया जाता है। 2-2 गोली दिन में 2 बार। पंचतिक्त घृत गुग्गुल, ये खास तौर से स्किन डिसीज में, सोरियोसिस में, दद्रु में, एक्जिमा में इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही लाभप्रद होता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को इसका प्रयोग करना चाहिए। मेदोहर गुग्गुल, जैसे नाम से स्पष्ट है, मेदोहर गुग्गुल स्थूल रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, इसका खाली पेट में इसका प्रयोग करना चाहिए। गुग्गुलों का प्रयोग खाली पेट में, भोजन के बाद या भोजन के तत्काल पहले न दे करके 2 घंटा पहले या 2 घंटे बाद खाली पेट में दें तो इसका डाइजेशन अच्छा होता है। अगर भोजन के तत्काल बाद दे देते हैं तो इसका डाइजेशन नहीं हो पाता है और कई बार जस का तस बाहर गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। रासनादि गुग्गुल, रासनादि क्वाथ जैसा आप जानते हैं, ये आम बात में प्रशस्त है, हालांकि लोग संधिवात में भी इसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। रासनादि गुग्गुल, ये भी 2-2 गोली दिन में 2 बार खाली पेट में गर्म पानी के साथ देना चाहिए। कांचनादि गुग्गुल, ये शोथग्न है, खासतौर से ग्रंथि रोग में इसका निर्देश है। पीड़िकाएँ कहीं पर हो, कांचनादि गुग्गुल को देना चाहिए। या हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में भी कांचनादि गुग्गुल का अच्छा रोल है। 2-2 गोली दिन में 2 बार देना चाहिए। त्रिफला गुग्गुल, गुग्गुल को त्रिफला से भावित किया जाता है और जहाँ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो, विबंध हो, ऐसी अवस्था में त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा शोथग्न है,
शोथ रोग में, आम वात में भी त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग हम करते हैं। इसके अलावा पथ्यादि गुग्गुलु, पथ्यादि गुग्गुलु ये गृद्धसी में बहुत ही उपयोगी है। पथ्यादि गुग्गुलु साथ में श्राशूल है, माइग्रेन है, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैंने गृद्धसी में इसका प्रयोग किया है, बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। त्रयोदशांग गुग्गुलु, त्रयोदशांग गुग्गुल खास तौर से भगंदर में इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। 2-2 गोली दिन में 2-3 बार दें खाली पेट में, बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में, संधिवात में भी इसका उपयोग हम पेशेंट में करते हैं। त्रयोदशांग गुग्गुलु। पुनर्नवा गुग्गुलु, पुनर्नवा जैसे आप जानते हैं ये डायूरेटिक है, इसलिए शोथग्न है, और किडनी की प्रॉब्लम जो होती हैं या मूत्र से संबंधित प्रॉब्लम है, उसमें पुनर्नवा गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। शतावरी गुग्गुलु, शतावरी गुग्गुलु जैसा नाम से स्पष्ट है, ये खास तौर से दुग्ध प्रवर्तक है। लैक्टेशन की अवस्था में शतावरी गुग्गुल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा ये बल्य है, बल्य के रूप में कमज़ोर व्यक्तियों में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बिडंगादि गुग्गुल, बिडंगादि जो कृमिहर औषधि हैं उनसे मिलाकर ये गुग्गुल बना है, कृमिघ्न, तो कृमि की अवस्था में इसका प्रयोग बिडंगादि गुग्गुल का आप कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी है, मैंने इसका प्रयोग किया है 2-2 गोली दिन में 2 बार। पर मैंने देखा है सामान्यतः सिंहनादि गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, कांचनादि गुग्गुल और गोक्षराज गुग्गुल, ये कुछ लिमिटेड ही का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सारे गुग्गुलों का यदि देखें तो उनका अलग अलग इंडिकेशन है। जैसे कैशोर गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल स्किन डिसीज़ के लिए बड़ा लाभप्रद है। सोरियोसिस में, दद्र में, एक्जिमा में, अर्टिकेरिया में आप कैशोर गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं। आरोग्यवर्धनी के साथ साथ कैशोर गुग्गुल भी बहुत ही स्किन डिसीज़ में लाभप्रद होता है। नवक गुग्गुलु, नवक गुग्गुलु यह भी एक प्रकार का मेदोहर प्रोडक्ट है, या मेदोहर गुग्गुल के रूप में भी जाना जाता है, और नवक गुग्गुल भी कहा जाता है। ये गर्म पानी के साथ 2-2 गोली दिन में 2 बार, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल हो या मेदो रोग हो, कार्डियक ब्लॉकेज हो, ऐसी अवस्था में नवक गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है। निर्गुंडी गुग्गुलु, निर्गुंडी गुग्गुलु ये खास तौर से गाउट में और गृद्धसी में इसका प्रयोग बड़ा उपयोगी है। 2-2 गोली दिन में 2 बार, निर्गुंडी गुग्गुलु। अभयादि गुग्गुलु, अभयादि हरण के द्वारा सिद्धित यह गुग्गुल होता है। खास तौर से ये हल्का हल्का परगेटिव भी है, शोथग्न है, डायूरेटिक भी है, तो शोथ रोग में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। या आपने देखा होगा कि आम वात का, संधिवात का, पैरालिसिस का रोगी कॉन्स्टिपेटेड भी होता है, तो ऐसी अवस्था में भी अभयादि गुग्गुल का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः 2-2 गोली देते हैं, बड़ी गोली होते 1 ही गोली देते हैं, और जैसा मैंने पहले बताया कि गुग्गुल को थोड़ा सा तोड़ लें, टुकड़े कर लें, तब इसका सेवन करें तो अच्छा रहेगा। आशा गुग्गुलु, आशा गुग्गुलु ये अस्थि भग्न की अवस्था में इसका प्रयोग बहुत श्रेष्ठ है। अस्थि भग्न की अवस्था में इसका प्रयोग करते हैं, इसका नाम है आशा गुग्गुलु। एक और गुग्गुल है जो कि अक्षि क्षय में प्रयोग करते हैं, अस्थि क्षय में, लाक्षादि गुग्गुलु, लाक्षादि गुग्गुलु यह ऑस्टियोआर्थराइटिस में, संधिवात में, ऑस्टियोपोरोसिस में, या कहीं भग्न हो गया हो अस्थियों का, उसमें लाक्षादि गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। ये भी बड़ा अच्छा प्रयोग है। दशांग गुग्गुलु, दशांग गुग्गुलु ये प्रमेहग्न है, प्रमेह में इसका प्रयोग बहुत ही सूटेबल है, इसका भी मैं प्रयोग करता हूँ प्रमेह रोगी में। दशांग गुग्गुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार या 3 बार, ये पेशेंट की अवस्था, रोग की अवस्था को देख करके मात्रा का आप निर्धारण कर सकते हैं। हरित्यादि गुग्गुलु, हरित्यादि, हरितकी से सिद्धित है, जैसे अभयादि गुग्गुल है उसी प्रकार का हरित्यादि गुग्गुल है। ये भी विबंध में
और जहाँ पर वायु न निकल रही हो, अपान वायु की विकृति हो, उदावर्त हो, वायु का ऊर्ध्वगमन हो, ऐसी अवस्था में हरित इत्यादि गुग्गुल देना चाहिए। एक होता है लौह गुग्गुल। लौह गुग्गुल, लौह गुग्गुल ये रसायन है, साथ साथ में रसायन के साथ साथ में आप इसका प्रयोग बल्य के रूप में दुर्बल रोगियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, एनीमिया में, पांडु हो, रक्त कम हो शरीर में, वहाँ भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ मेरी जानकारी में जो गुग्गुल थी, गुग्गुल जो सामान्यतः प्रयोग में हम लाते हैं। अभी तो और बहुत सारी गुग्गुल हैं, कभी समय निकालकर पूरे गुग्गुलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा है आप गुग्गुल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। अब आइए, जो हमारे चिकित्सक साथ में जुड़े हुए हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। अपना समय दे करके बैठते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। हमारे ऐसे हैं डॉक्टर निर्मला सवाल, जैसे मैंने अभी उनका प्रश्न के उत्तर में अभी आपको जानकारी दी। डॉक्टर उषा तभानी, डॉक्टर आशा तंदेल, डॉक्टर सुनील रातौरी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद जी, डॉक्टर रचना जायसवाल जी, डॉक्टर वैद्य, अब ये हमेशा वैद्य वो लिखते हैं तो मैं वैद्य ही उच्चारण करूँगा, वैद्य आरवी प्रजापति, डॉक्टर शिल्पा मिश्रा, डॉक्टर मनदीप शुक्ला, डॉक्टर नेहा साहू, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर तन्मय राव, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर नेहा साहू, डॉक्टर राज अग्रवाल, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर जितेंद्र चौहान जी, डॉक्टर KN गंगवार जी, डॉक्टर बलविंदर सिंह मलिक, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर हेमलता जी, डॉक्टर विकेश चौधरी जी, डॉक्टर सलोनी गुप्ता, डॉक्टर विनय मित्तल जी, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर भूक्या रवि, डॉक्टर आनंद आयुर्वेद, डॉक्टर विघ्नेश पिल्लई जी, बहुत ही अध्ययनशील, अब तो सर्विस में आ गए हैं, MD पंचकर्म में किया है, बहुत ही शास्त्रज्ञ हैं, ज्ञानवान व्यक्ति हैं और सीखने की इच्छा हमेशा उनमें रहती है। आयुष दर्पण के हमारे नवीन जी, संध्या पांडे जी, उमेश घोटके जी, आर्य इंडिया कृष्णा सागर जी, उषा तभानी जी, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबको सादर अभिनंदन, सबको आपको नमस्कार। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब आइए, मेल हाइपोगोनेडिज्म, मेल हाइपोगोनेडिज्म जैसा आप जानते हैं, टेस्टिस ग्लैंड्स में मुख्य रूप से 2 प्रकार के हार्मोन्स उत्पादित होते हैं, स्रावित होते हैं। एक तो है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है एंड्रोस्टेनोडियोन। तो इसमें एंड्रोस्टेनोडियोन बहुत ही अल्प मात्रा में होता है और इसके कार्य भी लिमिट है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। जब इसकी मात्रा कम होती है तभी इसको बोलते हैं मेल हाइपोगोनेडिज्म, टेस्टिस ग्लैंड्स स्राव की हीन योग। वृषण ग्रंथि अर्थात टेस्टिकुलर ग्लैंड, टेस्टिस, अंतःस्राव के, अंतःस्राव माने हार्मोन्स के हीन योग उत्पन्न होने के कारण हाइपोगोनेडिज्म की उत्पत्ति होती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे वृषण में किसी भी प्रकार की व्याधि होना, जैसे ट्यूमर हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। दूसरा मुख्य कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी प्रकार का विकार होने से विकार हो जाता है, जिससे वृषण ग्रंथि प्रेरक हार्मोन का स्राव उत्पन्न नहीं होता। तो 2 प्रमुख कारण हैं, वृषण ग्रंथि में ट्यूमर होना या अन्य व्याधि हो जाना, या पिट्यूटरी ग्लैंड का किसी विकृति के कारण वृषण ग्रंथि प्रेरक हार्मोन का स्राव उत्पन्न नहीं होता है, जिसकी वजह से हाइपोगोनेडिज्म की उत्पत्ति पेशेंट में होती है। अन्य कारण भी हो सकते हैं, परंतु वो स्पष्ट नहीं है। आइए लक्षण देखें, हाइपोगोनेडिज्म के लक्षण क्या होते हैं। पहला है मुख्य लक्षण, स्वर में परिवर्तन नहीं होना। जैसे आप जानते हैं बचपन में पतली स्वर होते हैं, धीरे धीरे जैसे 14-15 साल के होते हैं तो आपका वजन जो है भारी होने लगता है, आपका बोल भारी होने लगता है, तो स्वर में परिवर्तन नहीं होता। नो डिपेंडिंग ऑफ वॉइस,
ये टेस्टोस्टेरोन का काम है कि अगर सामान्य अवस्था में स्रावित होता है तो समय पर स्वर परिवर्तन व्यक्ति का हो जाता है। दूसरा मुख्य लक्षण है दाढ़ी मूंछ का अत्यल्प प्रादुर्भाव। दाढ़ी मूंछ जो समय पर होना चाहिए वो नहीं उत्पन्न होते हैं यदि टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है। नॉट वेल डेवलप्ड हियर्ड एंड मॉस्टेक। मूंछ, दाढ़ी या प्यूबिक रीजन में जो बाल उगते हैं वो अत्यल्प प्रादुर्भाव बहुत कम मात्रा में होते हैं यदि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है। इसके अलावा एक और मुख्य लक्षण है वृषण, शुक्राशय एवं पौरस ग्रंथि का अल्प विकास। इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस, सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जब टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में स्रावित होता है तो टेस्टिस, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड इनका विकास नहीं होता और विकास न होने के कारण अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा मुख्य लक्षण है अल्प मैथुन क्रियाशीलता। अल्प मैथुन क्रियाशीलता, लॉस ऑफ लिबिडो। यह भी मैथुन करने की क्रियाशीलता उसमें कम हो जाती है टेस्टोस्टेरोन की कमी से। एक और प्रमुख लक्षण है आक्रामकता, लैक ऑफ एग्रेसिवनेस। जो शरीर में एक गुस्सा आता है, जो एग्रेसिवनेस आती है, यह भी टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि एक पुरुष का लक्षण होता है। जब यह टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो लैक ऑफ एग्रेसिवनेस भी उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो मांसपेशियां हैं उनका भी विकास कम होता है, लैक ऑफ मस्कुलर डेवलपमेंट। तो ये मुख्य जो लक्षण मैंने बताए, ये लक्षण मिलते हैं टेस्टोस्टेरोन की कमी होने से, जिसको हम हाइपोगोनेडिज्म कहते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा समझ लें। चिकित्सा में सुव्यवस्थित दिनचर्या अपनाना चाहिए। प्राणायाम, योग मुद्रा, सूर्य नमस्कार निरंतर करना चाहिए। पैदल कम से कम 3-4 किलोमीटर आपको सुबह सुबह तेज गति से चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। स्वर में परिवर्तन यदि नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था में आकरकरा, वचा और मुलेठी, आकरकरा, वचा और मुलेठी, ये 50-50 ग्राम लेकर के यौकुट कर लें। इसमें से 4 चम्मच दवाई, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तक पकाएं। ऐसा 1 कप सुबह, 1 कप शाम को पेशेंट को दें। इसके अलावा आकरकरा के छोटे छोटे टुकड़े तैयार कर लें और मुंह में धारण करें, मुंह में इसका सेवन करें। इससे सलाइवेशन होता है। सलाइवेशन हो तो बाहर आप उसको निकालते रहें, अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा सेक्सुअल जो इसमें कमी हो जाती है, क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए बहुत सारे योग हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। इसके लिए आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार दुग्ध के साथ दीजिए। शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम आधा कप दूध में, गर्म दूध में घोल करके सुबह शाम दीजिए। बहुत सारी तकलीफ़ें इससे आराम प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी अवलेह, यह भी बड़ा उपयोगी औषधि है। और जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसके लिए अश्वगंधा, केवांच बीज चूर्ण, बबूल फली, अश्वगंधा चूर्ण, केवांच बीज चूर्ण, बबूल फली, ये 100-100 ग्राम लेके बारीक चूर्ण कर लीजिए। 1 चम्मच सुबह शाम को पानी के साथ या दुग्ध के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा बाजीकरण अवस्थी, बाजीकरण अवस्थी में अश्वगंधा, शतावरी, मुलेठी, सफ़ेद मूसली और बबूल फली, इनका यौकुट कर लें। और अश्वगंधा यौकुट करके इसका काढ़ा बना लें। 400 ml, 200 ml दूध डालें और दुग्ध शेष रहने तक धीरे धीरे पकाएं और ये क्षीरवस्ती पेशेंट को दें। इसको बोलते हैं बाजीकरण वस्ती। बल्यवस्ती, बल्यवस्ती ये सिद्धवस्ती, युक्त ऋतवस्ती, ये सब बल्यवस्ती हैं। यवकोल कुलत्थानां क्वाथा मागधिका मधु ससैंधवा सयष्ट्यावा सिद्धवस्ती इति स्मृता। ऐसी बलशाली, बल को देने वाली वस्ती भी इसमें लाभप्रद होती है। जैसे मैंने बताया सिद्धवस्ती, युक्त रक्तवस्ती, वचा मधुक तैलम चा क्वाथा सरस सैंधवा पिपली फल संयुक्तो वस्ती युक्त रथाय स्मृता। ये सुश्रुत में आप चिकित्सा स्थान 35-36 में आप देख सकते हैं, या मेरी किताब में भी इन वस्तुओं का उल्लेख है।
इन वस्तुओं का आप प्रयोग करें। अनुवासन वस्ती, इसमें शोधन वस्ती नहीं देना है। ऐसे केसेस में अनुवासन वस्ती आप ब्राह्मी तेल की, अश्वगंधा बला तेल की 30 ml की मात्रा भोजन के बाद आप दें, भोजन के काल में, क्योंकि भोजन करेंगे उसके बाद ही देना। तो भोजन 11 बजे के पास आप करते हैं तो भोजन के तत्काल बाद आप अनुवासन वस्ती 30 ml की मात्रा में दें, ताकि धारण काल रहे। जैसे मैंने बताया था पिछले सत्र में, अनुवसन्नपने दूष्यते अनुदुसंवाद दियेति इति अनुवासम। अनुवासन वही है जो 6 घंटा, 12 घंटा या 24 घंटा तक रुके। अगर वो रुकती नहीं है, निकल जाती है जल्दी, इसके माने उसका कोई क्रिया नहीं है। पंचतिक्त क्षीर वस्ती, यह भी बड़ा पोषणकारी है, खासतौर से संधियों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें पंचतिक्त के द्रव्य जैसे चिरायता, कुटकी, गिलोय, मुस्तक और परपट, ये चारों औषधियाँ लेकर के, ये करीब 100 ग्राम या 200 ग्राम औषधियाँ ले लीजिए और इसमें 1200 ml पानी डाल करके यौकुट कर लीजिए। पहले 1200 ml पानी डाल करके 400 ml शेष रहने तक आप काढ़ा बना लें। 400 ml में 200 ml दूध मिलाएं और दूध शेष रहने तक इसको धीरे धीरे पकाएं। इस दुग्ध की वस्ती आप दें, इसको बोलते हैं क्षीर वस्ती। ये भी बहुत ही उपयोगी है ऐसी व्याधियों में, खास तौर से टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण जो अनेक लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसमें ये निश्चित रूप से लाभप्रद है। इसके अलावा सर्वांग अभ्यंग और सर्वांग स्वेदन, ये भी मस्कुलर या मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया है। उद्वर्तन क्रिया भी इसमें आपको करना चाहिए। उद्वर्तन के लिए अश्वगंधा, शतावरी और मुलेठी, इसमें थोड़ा घी मिला करके पूरे शरीर में उद्वर्तन करें। इससे शरीर ताकतवर बनता है। मसल्स जो वीक हो गए हैं, वो मसल्स में भी अच्छा टोन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा पिप्पली रसायन का भी बड़ा उपयोगी है। 1 पिप्पली रोजाना बढ़ाएं 10 पिप्पली तक, और उसी हिसाब से दुग्ध की मात्रा भी बढ़ाना चाहिए। अगर गोमूत्र में इसको भिगो कर रख दें तो इसका शोधन हो जाता है। तो गोमूत्र में भिगो के 1 दिन पहले रख दें, प्रातःकाल इसका सेवन करें। ऐसा डेली 1-1 आप बढ़ाते जाएं 10 पिप्पली तक, और फिर 10 पिप्पली के बाद फिर 1 पिप्पली में आ जाए। ऐसे 2-3 कोर्स करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। और जैसे जैसे बढ़ाते हैं पिप्पली, वैसे दुग्ध का भी प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में तो इसको 1000 पिप्पली देने का भी बताई है। क्रम वृद्ध्या दशा हानि 10 पिप्पली की दिनम वर्धेत पैसा साधम तथैव आपने त्वापना जीर्णे च भुंजित षष्टिकम क्षीर सर्विसा पिप्पली नाम सहस्त्र से प्रयोग अमृषायन। तो वो आपको नहीं करना है, 10 पिप्पली तक आप बढ़ाइए। आश्वरिष्ट में अश्वगंधारिष्ट और बलारिष्ट 2 चम्मच 2-2 चम्मच लेने, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। द्राक्षासों का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मण नस का प्रयोग करना है, अणु तैल के माध्यम से या इंद्रिय वर्धक तैल 4-4 बूंद दिन में 2 मात्रा। शिरोधारा या पिचु धारण भी आप उपयोगिता के आधार पर, पेशेंट की उपलब्धता के आधार पर 7-7 दिन के कोर्स आप पेशेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वांग धारा, षष्टिकशाली श्वेद और तिल मांस पिंड श्वेद जो उपयुक्त हो, ये एक साथ सारी चिकित्सा आपको नहीं करना है। 1-1 चिकित्सा आप उसका कोर्स बना लीजिए 11-11 दिन, तो इसका इफेक्ट अच्छा पेशेंट में आएगा। तो इस तरीके से हाइपोगोनेडिज्म के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। आशा है आपने ज्ञान का लाभ उठाया होगा। आप सबको नमस्कार। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।